हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। एक मशहूर कहावत है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और इस वक्त करंट सिनेरियो में ये जो कहावत है ये पूरी तरह से फिट बैठती है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। वैसे तो आमतौर पर दुनिया के दूसरे लीडर्स की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी एक ऐसे ही लीडर हैं कि जिनकी कुछ पॉलिसीज़ से अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो कुछ पॉलिसीज़ से आप लोग एग्री भी कर सकते हैं। मगर आपको याद रहना चाहिए कि जिस वक्त ये सऊदी की गद्दी पर बैठे थे, इनको पावर में लाया गया था, उस वक्त पूरी दुनिया में यही शोर था कि लो भाई, अमेरिका ने अपना गुलाम बैठा दिया, अमेरिका का गुलाम बैठा है, अमेरिका के इशारों पर काम करेगा। ये सारी बातें क्यों चल रही थी? वो इसलिए चल रही थी क्योंकि जब ये नए नए आए थे, देखिए वैसे तो हिस्टोरिकली सऊदी जो किंगडम है और अमेरिका ये आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे ही हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे हैं। वो जहाँ एक तरफ उनको तेल देता था, ये उनको सिक्योरिटी देते थे और भी बहुत सारी चीज़ें देते थे, तो हमेशा से इनकी दोस्ती रही है। मगर जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गद्दी पर बैठे तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल के प्रो अमेरिकन दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? कुछ अपने फैसलों की वजह से। इनके जो लगातार इनकी तरफ से फैसले लिए गए वो कुछ ऐसे फैसले थे कि जो अमेरिका के फेवर में मालूम दिखते थे या होते थे, कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा वो सारे फैसले सऊदी अरबिया को तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने वाले होते ही थे, साथ ही साथ एंटी मुस्लिम भी नज़र आते थे, अरब कल्चर के ख़िलाफ़ लगते थे, जो मुस्लिम विरासत है उसके ख़िलाफ़ लगते थे। तो इसीलिए लोग इनको प्रो अमेरिकन कहते थे और कहते थे कि भाई अमेरिका ने अपना गुलाम बैठाया है जो अमेरिका के इशारों पर ही सारे फैसले लेता है। मगर इस पूरे मामले में बदलाव उस वक्त आया और ये सब कुछ उस वक्त पूरी तरह से पलट गया कि जब अमेरिका में ट्रंप की जगह बाइडन की सरकार आई। पहले ट्रंप भाई थे, ट्रंप भाई से तो बहुत अच्छा याराना था प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, मगर जब बाइडन भाई आए तो सब कुछ बदल गया, सब उल्टा पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि जो बाइडन है वो दरअसल जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं किया करते थे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं करते हैं, लेकिन नहीं किया करते थे। इवन जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने जो उनकी अपनी कंपेन थी, जो इलेक्शन की वो सारी कर रहे थे, रैलियां वगैरह, उसमें खुले तौर पर इनका विरोध कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान का। और अमेरिका की रैलियों में ये कह रहे थे कि भाई देखिए उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो तो एक कातिल इंसान है जो सऊदी की गद्दी पर बैठा है, मगर हमारा जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उससे जाकर हाथ मिलाता है, उससे दोस्ताना रखता है। मैं एक बार अगर प्रेसिडेंट बन गया मैं तो उसे जेल के पीछे फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने शुरू से ही इनके खिलाफ अपना जो मोर्चा था वो खोल रखा था। इसीलिए जब फाइनली गवर्नमेंट आई तो लोगों ने देखा कि भाई शुरू से ही उन्होंने अपने एंटी जो एक रवैया था वो अपनाना शुरू किया और इनके खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए, कड़वे तेवर दिखाए। अच्छा, जो बाइडन ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे, और वो क्या जानते थे बल्कि दुनिया में आमतौर पर यही माना जाता है कि ये जो दोनों कंट्री हैं ये एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं करती हैं, और ख़ासतौर से सऊदी अरबिया तो अमेरिका के बिना नहीं रह सकता, यही माना जाता है। वो उस पर बहुत कई चीज़ों को लेकर पूरी तरह से डिपेंड है। तो इसीलिए जो बाइडन धमकियाँ दे रहे थे वो समझ रहे थे कि भाई सऊदी अरबिया के पास कोई चांस ही नहीं है उनके आगे झुकने के अलावा, तो इसीलिए मैं कुछ भी करूँ वो कुछ नहीं करने वाले हैं बदले में। मगर हुआ सब इसका उल्टा। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे उन्होंने जब देखा कि भाई अमेरिका तो भाई हमें दबाव में ले रहा है, हमें हमारे साथ जो चाहे वो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मामला पलट दिया। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत था वो दुनिया को उस वक्त नज़र आया कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ। आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो सारी सपोर्टिव कंट्री को इकट्ठा करने के लिए जब जो बाइडन ने सऊदी अरबिया फ़ोन किया तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन का फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। आप सोचिए ये क्या लम्हा रहा होगा अमेरिकन के लिए कि उनके प्रेसिडेंट का फ़ोन तक एक कंट्री का जो प्रिंस है वो रिसीव नहीं कर रहा। आप सोचिए, कभी नहीं हुआ होगा पहले ये इतिहास में कि भाई सुपर पावर का फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। मगर ये न्यूज़ में सब जगह चला था और आपको भी अच्छी तरह से याद होगा, फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। उल्टा उसके बाद क्या किया, जितनी भी एंटी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसा कि रशिया है, चाइना है, उनके साथ इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी। सऊदी अरबिया ने जहाँ जहाँ पर इनके ब्लॉग बने, जहाँ जहाँ पर ये लोग दिखाई दिए, वो उनके साथ बढ़ता चला गया। और आज कंडीशन ये है कि उसने अपने रिश्ते बहुत अच्छे बना लिए हैं इन दोनों के साथ। मतलब उनने उनका सब्सिट्यूट तैयार कर लिया, ढूंढ लिया है कि अगर आप हमें अलग थलग करने की कोशिश करेंगे तो हम ऑलरेडी अलग थलग हो जाएंगे, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है और आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि आपकी हमारे लिए अटकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब ये सारा मैटर हुआ और सऊदी प्रिंस ने लगातार अमेरिका को इग्नोर किया बल्कि उसके ऑपोजिट काम किया, तो मजबूरी में दुनिया ने देखा कि भाई सऊदी जो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको झुकना पड़ा। उन्होंने बाकायदा दौरा किया सऊदी अरबिया का। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये कहा करते थे कि मैं उसके जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उस बंदे ने जाके खुद सऊदी अरबिया में उससे हाथ मिलाया। उनके वो जो हाथ से ऐसे कर रहे थे उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, इस पर शायद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई भी थी।
तो ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही थी और जो बाइडन को कोस रही थी कि भाई आप ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे, अब ये कर रहे हैं आप। तो इस चीज़ ने दिखाया था कि भाई झुकती है दुनिया, सिर्फ और सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। मगर दोस्तों इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर अब जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं या फिर जिस पर काम कर रहे हैं, वो पुराने सारे फैसलों से ज़्यादा ख़तरनाक और बड़ा मालूम हो रहा है। ख़तरनाक क्यों मालूम हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जिसने भी इस फैसले पर काम किया है या इस मिशन पर काम किया है, उसका अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम दुनिया के एक मशहूर लीडर हैं सद्दाम हुसैन, इराक़ के जो थे। पिछले 100 सालों के शायद मुझे लगता है इतना मशहूर लीडर कोई ना हुआ। जब से सल्तनतों का दौर ख़त्म हुआ है तो मुस्लिम दुनिया में तो इतना मशहूर लीडर शायद ही कोई आया हो। इसके अलावा गद्दाफ़ी जो लीबिया के थे, दोनों के बारे में हम जानते हैं, दोनों की नेचुरल मौत नहीं हुई थी बल्कि इनको मरवाया गया था। अब दोनों के रीज़न अलग अलग दिए जाते हैं, किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लेम किया जाता है दुनिया के अलग अलग राय रखने वाले लोगों की तरफ से। दोनों का ही तख्ता पलट किया गया था, उनकी हुकूमत को गिराया गया था, बाकायदा डिक्टेटर होने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। मगर दोस्तों इन तमाम चीज़ों के अलावा भी इन दोनों के बीच एक चीज़ कॉमन पाई जाती है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर बिलीव भी करते हैं, हालांकि कुछ डिनाई करते हैं मगर कुछ बिलीव करते हैं कि हाँ ये फैक्टर भी रहा है इनको ख़त्म करवाने में या फिर इनके ख़त्म होने के पीछे, जो इनका करियर ख़त्म हुआ, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। और वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर था अमेरिकन इकोनॉमी को चैलेंज करना, उनकी करेंसी को चैलेंज करना। दरअसल गद्दाफ़ी के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उनके बारे में ये माना जाता था कि वो खुले तौर पर ये ऐलान कर चुके थे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब बिजनेस, वो आमतौर पर हम सभी जानते हैं डॉलर्स में होता है, अमेरिकन करेंसी में होता है। और डॉलर ही सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती है, मतलब वैल्यू के हिसाब से नहीं, वो तो और भी हैं अरब की कंट्रीज़ हम जानते हैं 200 के पार जा चुकी हैं हमारे इंडियन करेंसी के कंपेयर में। मगर वैसे किंग माना जाता है, सारी जो करेंसी हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं, उसी से मेज़र की जाती हैं, कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है कौन सी नीचे जा रही है, सब उसी से नापा और तोला जाता है। तो कुल मिलाकर गद्दाफ़ी ने ये ऐलान किया था कि भाई वो अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, उसको डॉलर से दूसरी करेंसीज़ पर शिफ्ट करेंगे और स्पेशली गोल्ड वगैरह का उन्होंने मेंशन किया था कि गोल्ड वगैरह पर शिफ्ट कर देंगे ये करेंसी को हटाकर। दूसरी तरफ जो सद्दाम हुसैन थे उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जो ऑयल का जो बिजनेस था उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ वगैरह थी जो अमेरिका के फेवर में हुआ करती थी, वो उनका ज़रा बराबर भी बंदा लिहाज नहीं किया करता था, उल्टा इसके ऑपोजिट काम किया करता था। वो अपने फ़ायदे के लिए सोचा करता था, अपनी कंट्री के लिए सोचा करता था कि मेरा फ़ायदा कैसे हो रहा है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने ही वो काम किए, सिमिलर काम किए कि जिसकी वजह से माना जाता है कि इनको हटाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और जो इनके ख़त्म होने में एक बड़ी वजह बने थे। अब बिल्कुल इसी तरह का ये एक फ़ैसला सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से लिया जा रहा है। दरअसल सऊदी किंगडम के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका के ही एक न्यूज़ चैनल पर अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि हम बहुत जल्दी मतलब इस मिशन पर काम कर रहे हैं और हम बिजनेस को जो है अपने इंटरनेशनल ट्रेड को वो डॉलर से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। और उन्होंने मतलब एक डिप्लोमेटिकली बोला है कि इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और हमें कोई भी चीज़ ये मुश्किल नहीं लगती है कि हमारा बिजनेस किस चीज़ में हो, हमारी मर्ज़ी है और इसमें कोई दिक्कत भी किसी को भी नहीं होना चाहिए। हम चाहें अपना बिजनेस डॉलर में करें, चाहे सऊदी रियाल में करें, चाहे यूरो में करें या दुनिया के किसी और करेंसी में करें। तो खुले तौर पर वो मैसेज दे रहा है कि जिस तरीके से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक एंटी रुख बना हुआ है जो बाइडन के लिए, उसी में अब एक ये और फैसला जुड़ जाएगा और वो अपने इंटरनेशनल बिजनेस को जो खासतौर से तेल का बिजनेस है उनका, वो उसको दूसरी करेंसी पर शिफ्ट करेंगे। अब सोचिए दोस्तों कि अगर उन्होंने डॉलर को चैलेंज किया और डॉलर से दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भाई डॉलर अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत है। डॉलर आप आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर हमेशा प्लस में रहता है, हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है कभी दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले में। और यही वजह है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर रहती है। अब होता क्या है भाई, मिसाल के तौर पर अमेरिका तो है ही बेताज बादशाह, इस टाइम सुपर पावर है। तो किसी को उसने कर्जा दिया, जिस कंट्री को उसने कर्जा दिया, आज उसने कर्जा दिया, 1 साल के बाद अगर उसे वापस लेना है तो 1 साल के अंदर उस कंट्री की जो करेंसी होगी जिसने उससे कर्जा लिया है, उसकी करेंसी के मुकाबले में डॉलर और मजबूत हो चुका होगा 1 साल के अंदर। तो अब उस कर्जदार कंट्री को उसे और ज़्यादा कर्जा देना पड़ेगा क्योंकि उसे मौजूदा जो उसके रेट होंगे उस हिसाब से देना पड़ेगा ना। तो इससे फ़ायदा हुआ ना हुआ उसको, अमेरिका को। इसी तरीके से बिल्कुल जब वो वेपन की डील करता है या इस तरह की दूसरी डील्स करता है बिजनेस में, तब भी यही वाला बिल्कुल रूल लागू हो जाता है कि होती किसी में है, फिर वो रेट बढ़ जाता है और भी सारी चीज़ों को लेकर डॉलर की वजह से उसको हमेशा फ़ायदा होता रहता है। और डॉलर एक मजबूत करेंसी है दुनिया की। तो अब आप लोग सोचिए कि अगर दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो ज़ाहिरी तौर पर भाई दूसरी करेंसीज मजबूत होना शुरू हो जाएंगी जब ट्रेड दूसरी करेंसी में शिफ्ट होगा, और डॉलर बिल्कुल सेम टाइम पर गिरना शुरू हो जाएगा। और ये माना जाता है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आप उसे धमकी दीजिए, वो हमेशा इग्नोर करता है। लेकिन वो उस इंसान को, उस चीज़ को और उस आइडियोलॉजी को कभी भी इग्नोर नहीं करता है जो उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करती है।
अपनी इकोनॉमी से कभी भी वो समझौता नहीं करता है। हिस्टोरिकली ये रिकॉर्ड है कि जिसने भी उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करने की कोशिश की है उनका अंजाम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो कुछ भी होगा हम लोग फिर से कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को लगा हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।